हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी स्टूडेंट्स दोनों ही चैनल्स पे आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का, फ्री एजुकेशन का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी ई बुक्स और ई नोट्स की तरफ, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको पूरी जानकारी आराम से मिल जाएगी कि आपको ये ई बुक्स और ई नोट्स कैसे आप इनको पा सकते हैं, राइट। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ई नोट्स से रिलेटेड मैं आपको अभी दे दूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ एकदम बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर इन लिंक्स पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा वो है, For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, वो क्या बात बोल रहे हैं, शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, स्टिलनेस के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी देर अगर हम रुकेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे, एहसास हो पाएगा। लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, वॉर्ड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और एक स्ट्रेंजनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जब ये सब थोड़े से हम ठहराव पर आएंगे तो वो काफ़ी स्ट्रेंज भी लगेगा। ये इस स्टैंजा में इसके बारे में बात की गई है। अब देखते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएट यूजेस द वर्ड लेट्स टू। ये जो लेट्स है वो किस लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पर? ऑप्शंस हैं, टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रीडर्स, कि एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं वो रीडर्स और पोएट के बीच में, यानी पैब्लो और हम जो रीडर्स हैं हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हो, इसलिए उन्होंने लेट्स लिखा है। टू इन्वाइट रीडर्स एज पार्ट ऑफ द पोम्स लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी, यानी रीडर्स को कहीं ना कहीं वो इन्वाइट कर रहे हैं, यानी हमने जितनों ने भी ये पोम पढ़ी है हम सबके लिए एक तरीके का इन्विटेशन है ये पोम, ताकि हम लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी को समझ सकें। लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी का मतलब है कि इंसानियत को एक बड़े पैमाने पर समझना और इंसानियत को बड़े पैमाने पर बुलाना, ताकि वो लोग ये पढ़ सकें, समझ सकें कि पैब्लो ने इस पोम में उन्हें क्या बताने की कोशिश की है। वेलकम रीडर्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द पोम एंड इट्स सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि रीडर्स को पोम और पोम का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर रीडर्स को एक तरीके से उनका स्वागत करना, कि इसका मतलब है कि जो भी पोम लिखी है यहाँ पर पैब्लो ने, वो पोम किस बारे में है वो पढ़ रहे हैं जब रीडर्स, तो कहीं ना कहीं पैब्लो एक तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं कि आप यहाँ आए और ये पोम पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज एड्रेस रीडर्स एज फेलो मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन रेस। यहाँ पर जितने भी रीडर्स हैं उनको फेलो मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन रेस का मतलब है कि जितने भी ह्यूमंस हैं उन ह्यूमंस का ही हिस्सा ये रीडर्स भी हैं। भाई रीडर्स भी तो इंसान ही हैं, तो उन सिर्फ रीडर्स को, बेसिकली इसका मतलब है कि सिर्फ रीडर्स को ही एड्रेस कर रहे हैं, सिर्फ उन इंसानों को ही एड्रेस कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं इस पोम को। इसके अलावा कि जितने भी इंसान हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कह रहे। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो बेसिकली जो सही आंसर है इसका स्टूडेंट्स वो है इसका ऑप्शन बी। बेसिकली इन्होंने इनवाइट किया है, ये कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, रीडर्स को ये पोम जो है पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, ताकि जितने भी लोग इस पोम को पढ़ें वो इंसानियत को समझ सकें एट अ लार्जर स्केल, यानी इतना छोटा नज़रिया ना रखें वो कि वो इंसानियत को ना समझ पाएँ, इंसान को ना समझ पाएँ। तो ये एक तरीके का न्योता है, एक इन्विटेशन है सभी रीडर्स को कि वो इस पोम को, इट्स अ लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी, मतलब ये रीडर्स, मतलब यहाँ पर जैसे लिमिट हो गया है, यहाँ पर ये लिमिट नहीं है। रीडर्स, ह्यूमैनिटी, यानी हर कोई इस पोम को पढ़े,
हर कोई, जितने भी लोग हैं वो सब इस पोम को पढ़ें, सिर्फ कुछ चुनिंदा या कुछ लोग ही नहीं, राइट। जितने लोग इसको पढ़ेंगे उतने लोग ह्यूमैनिटी के बारे में, उतने ही लोग जो मैसेज है इस पोम में, उतने लोग उस मैसेज को समझ पाएंगे। और क्या मैसेज है? क्वाइटनेस, स्टिलनेस, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मार्गरेट एटवुड सेड, language divides us into fragments, I want it to be whole. Atwood was again one of the most influential writers of its times. बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे। तो यहाँ पर देखो, लैंग्वेज डिवाइड्स अस इनटू फ्रेगमेंट्स, एटवुड ने लिखा है ये। मतलब वो बहुत ही बेहतरीन राइटर रही हैं स्टूडेंट्स अपने समय की, और इन्फ्लुएंशियल भी थी कि वो जो लिखती थी उसे बहुत ही पसंद भी किया जाता था, और एक समाज में एक बदलाव लाने के हिसाब से वो लिखा करती थी, राइट। तो यहाँ पर ये लिख रही हैं कि लैंग्वेज जो है वो डिवाइड करती है इनटू फ्रेगमेंट्स, अलग अलग हिस्सों में हमें बांट देती है। आई वॉन्ट इट टू बी होल, मतलब, और मैं बटी हुई नहीं होना चाहती हूँ, मैं पूरी की पूरी कंप्लीट एक होल होना चाहती हूँ, कंप्लीट रहना चाहती हूँ, राइट। इसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं, ओके। Choose the option that correctly comments on the relationship between Margaret Atwood's words and the line from the above extract. Let's not speak in any language. अब यहाँ पर भी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है, पैब्लो कह रहे हैं कि किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, और ये कह रही हैं, मार्गरेट एटवुड कह रही हैं कि लैंग्वेज या भाषा जो है वो बांटती है इंसान को, राइट। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको और इसको जस्टिफाई करता है। देखिए, एटवुड एंडोर्सेस नेरूडा's कॉल टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एंडोर्स का मतलब है एक तरीके से प्रमोट करना, कि फेवर करना, प्रमोट करना, कि एटवुड भी जो पैब्लो ने जो लिखा है लैंग्वेज को लेकर उसे प्रमोट करती हैं कि बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, एटवुड जस्टिफाइज नेरूडा's रिक्वेस्ट टू नॉट इंगेज इन एनी स्पीकिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो सेकंड पॉइंट जो है वो एक्चुअल में लैंग्वेज से रिलेटेड ना हो कि ये कि चुप रहने पर ही। देखिए, चुप रहना और लैंग्वेजेस ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लैंग्वेजेस में हम अलग अलग भाषाओं में बात नहीं करने का मतलब ये है कि हम बंट नहीं रहे हैं, और यहाँ चुप रहने का मतलब सिर्फ इतना है, ऑब्ज़र्व करना, कि थोड़ी देर ठहर के हम ऑब्ज़र्व करें अपने इर्द गिर्द को, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि मुंह से एक शब्द निकालने की भी आवश्यकता नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये जस्टिफाई करती है कि नेरूडा जो बोले ना कि भाई स्पीच तो होनी नहीं चाहिए, मुँह से शब्द निकलना चाहिए, इस बात को सही ठहराती हैं। नेक्स्ट इज, एटवुड अंडरमाइंस नेरूडा's intent to stop and not speak in any language। अंडरमाइंस का मतलब है बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करके, और ये कि हाँ ठीक है बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही हैं। एटवुड सरेंडर्स टू नेरूडा's desire for silence and not speak in any language। सरेंडर का मतलब होता है एकदम घुटने टेकना, कि हाँ बिल्कुल भैया जो नेरूडा ने कहा है ना साइलेंट होने के लिए और किसी भी भाषा में नहीं बोलने के लिए, वो बिल्कुल ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। एटवुड जो है इंडोर्स करती है, प्रमोट करती है नेरूडा की इस बात को कि हमें किसी भी भाषा में बात, मतलब अलग अलग भाषाओं में बात नहीं करनी चाहिए। तो नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज यानी चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषाएं डिवाइड करती हैं। तो ये और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन एक तरीके से है वो बेसिकली ये है कि एटवुड भी एक्सेप्ट करती है इस बात को कि सच है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब अलग अलग भाषाओं में बंटते नहीं हैं, चलो बंटते नहीं हैं, लैंग्वेज डिवाइड्स, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट एम्प्लॉयज वर्ड्स लाइक एक्सोटिक एंड स्ट्रेंजनेस। यानी ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल पोएट ने क्यों किया है इस एक्सट्रैक्ट में। ऑप्शंस है, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीवन बीइंग टुगेदर सडनली फॉर वंस। ये दर्शाने के लिए कि सब लोग अचानक से एक साथ जो हो गए हैं वो कितना, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता दर्शाने के लिए, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया के सारे लोग एक साथ ऐसे नहीं इकट्ठा हुए थे।
टू एम्फेसाइज अ फ्रेंटिक एक्टिविटी एंड केओस दैट यूजुअली एनवेलप्स ह्यूमन लाइफ। ये इस बात को दर्शाने के लिए कि किस तरीके से बहुत फ्रेंटिक एक्टिविटी एंड केओस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा काम, हड़बड़ी और दौड़ भाग भरी जो ज़िंदगी होती है उसे दर्शाने के लिए इस्तेमाल करा हुआ है इस शब्द को। टू इंडिकेट द अनफेमिलियरिटी ऑफ अ सडन मोमेंट विदाउट रश और विदाउट एंजन, मतलब एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा मौका दर्शाने के लिए जो जिससे बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही जानकार नहीं हैं इस मोमेंट के, यानी उनको एक ऐसे मोमेंट के बारे में पता ही नहीं है जहाँ पे वो बिना काम करे भी रह सकते हैं। तो ये अनफेमिलियर हो गया, मतलब अनजाना सा हो गया। तो ये अनजाना पल जहाँ पर सब लोगों को बहुत ही अटपटा सा लग रहा है कि ये हम कैसा मोमेंट है जहाँ पर ना हम भाग दौड़ मचा रहे हैं ना हम कोई काम कर रहे हैं। तो ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, ये स्ट्रेंज और एग्जॉटिक है इन सभी लोगों के लिए, इसलिए ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। या टू डायरेक्ट अस टूवर्ड्स कीपिंग क्वाइट एंड हाउ वी वुड ऑल बी टुगेदर इन दैट साइलेंस, या हम लोगों को एक दिशा दी जा रही है। ये जो पाब्लो है हम सब लोगों को एक दिशा दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें चुप रहना चाहिए और किस तरीके से हम उस चुप्पी में, उस साइलेंस में हम सब लोग एक साथ आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एग्जॉटिक या स्ट्रेंजनेस, एग्जॉटिक का एक्चुअल में मतलब होता है फॉरेन, या फॉरेन यानी विदेशी, या यहाँ पर हम अजीब भी कहते हैं, ठीक है, कि अजीबो गरीब। तो ये किस लिए दर्शाया गया है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हाईलाइट करने के लिए कि पूरी दुनिया के सभी लोग अचानक से जब इकट्ठे हो जाएंगे किसी एक काम को करने के लिए, जो कि क्या है? चुप रहने का, साइलेंट रहने का। यानी जब ये साइलेंस की इस मुहिम में सब साथ में शामिल हो जाएंगे तो वो अपने आप में एक बहुत ही एग्जॉटिक, एक बहुत ही अनोखा नज़ारा होगा। ये जो अनोखापन है और ये जो स्ट्रेंजनेस है वो एक पॉजिटिव वे में बताई गई है, नेगेटिव वे में नहीं। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Choose the options that correctly matches the idioms given in column A with their meanings in column B. Students, ये जो idioms है वो column A में idioms दिए गए हैं, column B में इन idioms के meanings दिए गए हैं और इन meanings को आपको match करना है कि A जो है on the face of the earth, इसका मतलब इसमें से कौन सा है? In existence मतलब जिसका अस्तित्व है। टू डू ऑल पॉसिबल टू अकम्प्लिश समथिंग, इसका मतलब है हर वो मुमकिन चीज़ कर पाना किसी काम को पूरा करने के लिए। टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, किसी भी चीज़ का ताज्जुब प्रकट करना, ठीक है। टू बी गुड एंड वर्दी, अच्छा और लायक होना, राइट। तो यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जो है उसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी एक प्रेजेंस शो करता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा पहला ही, कि एक प्रेजेंस शो करना जो होता है कि उसका अस्तित्व है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब है इसका अस्तित्व है। और अक्सर कसम को खाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कसम खाते हैं तो है कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती की उपस्थिति में, राइट, मैं इसको साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ या लेता हूँ, राइट, ऐसे में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट ऑन अर्थ। व्हाट ऑन अर्थ, ये बेसिकली जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने अचानक से आ जाए कि आपको कभी किसी भी मौके पर उम्मीद ना हो उसकी। आपको एक बार ये उम्मीद हो जाए कि सुनामी आ सकती है, लेकिन वो व्यक्ति आ जाएगा, इस चीज़ की आपको उम्मीद ना हो। तो व्हाट ऑन अर्थ ब्रॉट यू हियर, मतलब ऐसा क्या है जो तुम यहाँ आ गए हो। तो व्हाट ऑन अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब को दर्शाता है। तो हमारा जो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, उसे ही कहा जाता है व्हाट ऑन अर्थ। ये जो सरप्राइज शॉक है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है या नेगेटिव में भी होता है। ज़्यादातर करके पॉजिटिव में होता है कि आप जब किसी की उम्मीद नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्ति की जो आपको पसंद है, और वो आ जाए, व्हाट ऑन अर्थ ब्रॉट यू हियर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, राइट, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलके। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज़ मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब मैं ये धरती आकाश सब हिला दूँ, तुम्हारे लिए ये धरती आकाश सब मैं टस से मस कर दूँ। इसका मतलब है हर एक संभव कोशिश कर लेना, हम जो भी काम जो करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर देना। इट मीन्स टू डू ऑल पॉसिबल टू अकम्प्लिश समथिंग।
अकम्प्लिश मतलब संपूर्ण करना किसी काम को, राइट। तो कुछ करने के लिए, कोई भी काम है या जो भी एक्शन है उसे कंप्लीट करने के लिए हर एक संभव चीज़ कर देना, जितना बस में है वो सब कर देना। तो थर्ड का ऑप्शन हुआ सेकेंड ऑप्शन, राइट। अब यहाँ फोर्थ के लिए हमारे फोर्थ ही बचता है, लेकिन मीनिंग भी हम समझेंगे। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब धरती का नमक। इसका क्या मतलब हुआ? टू बी गुड एंड वर्दी। जैसे आपने सुना होगा, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो ये क्या दर्शाता है? मैंने तुम्हारा नमक खाया है मतलब लॉयल्टी, ईमानदारी, कि मैं तुम्हें लेकर कितना ईमानदार हूँ और कितना निष्पक्ष होकर मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ईमानदारी, बेसिकली ईमानदारी दर्शाने के लिए नमक की बात होती है। धरती का नमक मतलब अच्छा और लायक, राइट, कि मैं इस धरती का नमक इस धरती का नमक है मतलब इस अच्छा ही है और लायक है, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ ही है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पोएट प्रोपोगेटिंग थ्रू द गिवन लाइन्स, यानी इस स्टैंजा में जो लाइन्स हैं उससे वो क्या प्रोपोगेट करना चाहते हैं, मतलब किस बात को फैलाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, किस बात को एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं। कौन सी बात को प्रमोट करना चाहते हैं? थ्रू द गिवन लाइन्स द पोएट इज प्रोपोगेटिंग द नीड फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। ये सबसे ज़रूरी यही है स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स तो याद ही कर लीजिए। पीस एंड ब्रदरहुड जो है यानी शांति और भाईचारा, इसका वो हर जगह प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट प्रोपोगेटिंग मीन्स। प्रोपोगेटिंग प्रचार प्रसार करना, हर जगह फैलाव उसका करना। तो जितना भाईचारा, जितना शांति वो फैला सके, जितना संभव हो सके उतना वो करना, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी मीन बाय आर्म्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आर्म्स ये शब्द दिया हुआ है, उसका क्या मतलब है? आर्म्स को बेटा एम्यूनिशंस जो होते हैं ना, यानी हथियार वगैरह, उसको भी आर्म्स कहा जाता है। इसके अलावा The word arms in the given extract can refer to general movement and chaos in the world. General movement and chaos मतलब कि धक्का मुक्की भी कह सकते हैं हम, कि जितनी भी भीड़ भाड़, जितने भी लोग हैं जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसको भी आर्म्स कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से वो भी हथियारों के तौर पे ही काम होता है ना। जब भीड़ होती है तो वी यूजुअली जॉसल, कि अरे साइड में जाने दो, तो आर्म्स का ही उपयोग कर रहे हैं हम। दूसरा, इट कैन ऑल्सो रिफर टू द यूज़ ऑफ वेपनरी। वेपनरी या अम्यूनिशंस यानी जो हथियारों का इस्तेमाल करना, उसे भी आर्म्स कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ें? ये आ गए हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। ये है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। इसमें बेसिकली है कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते और अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं भी कर रहे होते, हर समय कुछ कर रहे हैं, कुछ समय के लिए कुछ नहीं भी कर रहे होते और साइलेंस में होते बिना इंटरप्शन के, तो शायद कुछ हद तक सैडनेस नहीं होती और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती। ये है इस एक्सट्रैक्ट में बेसिकली, ठीक है। मोटे तौर पे मैंने बताया है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ अच्छे से। देखते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बेसिकली क्या है। इसमें एक थ्रेटन भी है, एक जो डर है वो क्या, आवरसेल्व्स विद डेथ। किस चीज़ का डर है? डेथ का, मर जाने का, ये डर के बारे में भी बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मूड ऑफ द पोएट इन द अबाव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो पोएट का मूड है वो कैसा है? ग्लूमी एंड सिनिकल, रिफ्लेक्टिव एंड इंस्पायर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव एंड अवेयर, क्रिटिकल एंड डीमोटिवेटेड। पूरी पोम के अंदर कहीं पर भी वो सिनिकल या डीमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इंस्पायर्ड भी एज सच नहीं है। एक्चुअली ही इज़ हाईली अवेयर एंड इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब हम इमोशनली अवेयर होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जब हमें पता रहता है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाना कुछ चीज़ों को लेकर, चाहे वो फिज़िकल या इमोशनल चीज़ों को लेकर हो, ठीक है। और अवेयर का मतलब है जब आप जानकार हो, जब आपको चीज़ों की जानकारी हो, उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो, आप अवेयर तब कहलाते हो। एक अवेयरनेस जो होती है, राइट। तो इस
एक्चुअली कहना चाहिए कि लगभग पूरी ही मूवी में इसी मूड के अंदर होते हैं हमारे पोएट स्पेशली इस एक्सट्रैक्ट में। इनका ये एकदम यही जो इंट्रोस्पेक्टिव और अवेयर वाला जो मूड है वो है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Pick the option that does not complete the given sentence suitably as per the extract। यानी आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है threatening ourselves with death, इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट लाइन है ये। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार जब हम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस लाइन को कंप्लीट नहीं करता। कंप्लीट करने का मतलब है कंप्लीट अर्थ नहीं देता, क्योंकि आपको इसका अर्थ जो है इसके जस्ट पहले वाली लाइन में जो अर्थ लिखा हुआ है तो वो पूरा अर्थ निकल कर आता है। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस लाइन के को पूरा मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, या जो मीनिंग देता है वो गलत देता है। डज नॉट लिखा है बेटा, ये नॉट वाले ज़रूर अच्छे से ध्यान से पढ़ें। हम हमेशा नॉट के बिना आगे बढ़ जाते हैं सीधे, अरे ये। ठीक है, तो वो नहीं करना है। फीड्स ऑन द फियर ऑफ डेथ, challenges finiteness of life, keeps us rushing through life, makes us restless and impatient। अब एक एक समझते हैं। फीड्स ऑन द फियर ऑफ डेथ मतलब डेथ का एक डर होता है ना, उस पर हम लोग कई बार बहुत काम करते हैं कि डेथ हो जाएगी, पता नहीं हमारे जीवन का अंत ना हो जाए, तो इस वजह से हम काम को और ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो डेथ है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फीड का मतलब होता है खिलाना या खाना खाना बेसिकली होता है ना कि माँ बच्चे को फीड करा रही है, तो एक तरीके से खाना। तो ये एक तरीके से डेथ एक फीड हो जाता है। किस तरीके से, या डेथ का जो खौफ होता है वो एक तरीके से हमारे अंदर एनर्जी से भर देता है, नहीं ये काम जल्दी करो, पता नहीं कल जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह से। दूसरा है चैलेंजेस फाइनाइट ऑफ लाइफ, यानी फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एंड। तो जो लाइफ का एंड एक हो सकता है, उसको चैलेंज करने की बात हो रही है यहाँ पे कि अच्छा एंड हो जाएगा, हो जाए, मैं भी देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या होगा, राइट। नेक्स्ट इज कीप्स अस रशिंग थ्रू लाइफ, जीवन से एकदम भाग दौड़ मची हुई है, तो भाग दौड़ वाला काम एकदम कि भाई एकदम लाइफ के अंदर इतना बिजी हो जाना कि पता नहीं कब डेथ हो जाएगी, तो सारे काम अभी निपटा लो। देन कम्स मेक्स अस रेस्टलेस एंड इम्पेशेंस, हमको रेस्टलेस का मतलब होता है कि बिल्कुल भी काम नहीं रहना, रिलैक्स्ड नहीं रहना, तो अनरिलैक्स्ड रहना ही रेस्टलेस कहलाता है। और इम्पेशेंट मतलब हमारे अंदर की सब्र पूरा ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वही अगेन दौड़ भाग वाली जब ज़िंदगी हो जाती है, हबड़ तबड़ जब मचती है, तो हमारे अंदर पेशेंस, जो सब्र है, धैर्य एकदम ख़त्म सा हो उठता है। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स कौन सा आंसर है? आई होप मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आ गया होगा कि ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े। एक्चुअली यहाँ पर चैलेंज नहीं, हमें कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं पैब्लो कि कहीं ना कहीं हर इंसान में इस चीज़ का डर है, इस चीज़ का डर है कि कहीं ना कहीं डेथ ना हो जाए, मतलब लाइफ का एंड तो हो ही जाएगा, सबको पता है, तो वो होने से पहले हम सारे बाकी के सारे काम अचीव कर लें, हमारे गोल्स को अचीव कर लें, सब काम कर लें, तो इसीलिए भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। ठीक है, कहीं से भी चैलेंज नहीं कर रहे कि अच्छा लाइफ का एंड होगा, देखा जाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया जा रहा है ह्यूमन को। ठीक है, आगे बढ़ें। What might the huge silence signify? यानी ह्यूज साइलेंस मतलब बहुत ही घनघोर शांति, ये क्या दर्शाती है? मेलनकली यानी दुख को, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को, जब हम दूसरे को समझ रहे हैं, डिसकम्फर्ट एक तरीके का जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप बिल्कुल भी सहज नहीं रह पाते, उसे दर्शाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ ठीक है, कभी यहाँ का हाँ ठीक है, हर तरीके से फ्लेक्सिबल है, हम सारे काम करने में पूरी तरीके से सहज हैं, इस तरीके से। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कंफर्ट भी दर्शा रही है, और फ्लेक्सिबल है कि हमें इस समय में भी फ्री हूँ, उस समय में भी अवेलेबल हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या दर्शाती है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दर्शाती है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जब हम साइलेंट होते हैं, थोड़े चुप होते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, और जब हम ऑब्जर्व ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो पाती है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ आर वी सिंगल माइंडेड? हम सिंगल माइंडेड किस तरीके से हैं? यहाँ सिंगल माइंडेड का मतलब है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद के अलावा किसी भी और पर ध्यान नहीं देना। तो ये कैसे हैं हम? देखिए,
द पोएट कॉल्स ऑल ऑफ अस ह्यूमन्स टू बी सिंगल माइंडेड बिकॉज ऑफ आर सेल्फिश नेचर, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए? जी नहीं। वो सारे काम, वो सारी मेहनत, वो सारी भागा दौड़ी हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं। वी ओनली वर्क फॉर द बेनिफिट फॉर ourselves, that's it, and have no regard for anyone else। और किसी और के लिए हम कोई रिगार्ड नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी अगर हमारी ज़रूरत है या नहीं, या किसी ने हमारी अगर मदद करी भी है या सहायता की है तो भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो उसे अपने जीवन में नहीं देते। इनफैक्ट हमारा एटीट्यूड होता है, हाँ तो क्या हो गया, तो राइट, सो वी पे नो रिगार्ड्स। तो यहाँ पर हम जितना भी काम कर रहे हैं, पैब्लो कह रहे हैं कि हम इतने सेल्फिश और मतलबी हो गए हैं कि जितना भी काम हम करते हैं वो खुद के लिए ही करते हैं, कभी किसी और के लिए हम ना तो कोई रिगार्ड है, ना ही हम सामने वाले को धन्यवाद या कृतज्ञ ही रहते हैं, ना ही धन्यवाद करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसलिए सिंगल माइंडेड हम हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हाई इज साइलेंस एसेंशियल फॉर अस। ये ज़रूरी क्यों है साइलेंस हमारे लिए? चुप रहना इतना ज़रूरी क्यों है? According to the poet, silence is essential for us because it helps us self-introspect and become self-aware। Again, introspective और awareness वाली ही बात है कि हम थोड़े साइलेंट रहेंगे तो हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब मैंने बता दिया, फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल अवेयरनेस। बेसिकली एक तरीके से मेंटल और इमोशनल अवेयरनेस जो होती है कि खुद को हम अंडरस्टैंड करें, खुद का इमोशनल स्टेट हम अंडरस्टैंड करें कि हम अभी किस स्थिति में हैं, हमें क्या एक्चुअल में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो हम वहाँ पर रहें, ठहराव लेकर आएँ और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें सबसे पहले खुद के बारे में पता होना चाहिए। खुद के बारे में पता हो तब तो दूसरों के बारे में पता कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बात हो रही है स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाई डू वी थ्रेटन आवरसेल्व्स विथ डेथ। मतलब हमें डेथ से डर क्यों लग रहा है? एक्चुअली डेथ क्या करेगी? ज़िंदगी का अंत कर देगी। ज़िंदगी का अंत होते ही क्या हो जाएगा? हम जो जीवन में करना चाहते हैं वो काम भी एकदम रुक जाएगा। उसी के बारे में बता रही हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद द लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस व्हिच लीड्स टू आवर डेथ। यानी हम सेल्फ अवेयरनेस की कमी है हमें, हम इतने सीमित उसमें रहते हैं कि डेथ हो जाएगी तो हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। नहीं, काम अधूरे, किसके काम अधूरे रह जाएंगे? हम हमारे कामों को पूरी तरीके से जीते ही नहीं हैं, हमारे कामों को एंजॉय ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो काम अधूरे रह गए। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, इसीलिए ये कहा जाता है ना, गीता में भी लिखा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो काम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है उसका क्या रिज़ल्ट होगा, जाने दो। नहीं, सबको इच्छा होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए, लेकिन आपका फोकस उस रिज़ल्ट पे ना हो के आपका फोकस होना चाहिए जर्नी पे। आपका फोकस होना चाहिए कि हम जब काम करते हुए इस जर्नी को एंजॉय करना, कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस। और जब हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, उसे ही कहा जाता है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें स्वयं के बारे में ही कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, और विच लीड्स टू आवर डेथ, और वो धीरे धीरे हमें डेथ की ओर ले जाती है। जब हम ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं तो मरने का डर फिर नहीं होता, क्योंकि एक अलग ही किस्म का सेटिस्फेक्शन रहता है मन में। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम आ गए हैं हमारे अगले स्टैंजा पे। ये एक्सट्रैक्ट है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये बहुत ही अनोखा समय होगा, अनोखा पल होगा। विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। मतलब बिना किसी भागा दौड़ी के, बिना किसी अजीबोगरीब किसी मशीनों के या भागा दौड़ी के, हम सब लोग एक साथ होंगे। और ये एक अचानक एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी, मतलब एक बहुत ही अजीब सा पल होगा जिससे पहले कोई भी ऑलरेडी अवेयर नहीं है। मतलब ऐसा एक पल होगा जो पहले कभी किसी ने ये पल जिया ही नहीं है, कभी किसी ने ये पल को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। Which moment has been described as exotic? कौन सा मोमेंट exotic डिस्क्राइब हुआ है? When everyone is still and quiet, सब चुप हैं और quiet हैं, still हैं एकदम वैसे के वैसे और चुप है।
व्हेन एवरीवन इज़ प्रेइंग, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं. व्हेन एवरीवन इज़ प्लीडिंग अदर्स टू बी क्वाइट, दूसरों को चुप रहने के लिए सब प्लीड कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. या लिसनिंग टू द पोएट, पोएट को सुन रहे हैं. तो स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा अनोखा पल है वो पल है व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट, कि सब लोग चुप हैं, शांत. नेक्स्ट इज वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द मोमेंट विल बी एग्जॉटिक. ये मोमेंट एग्जॉटिक क्यों होगा? इट विल इनिशिएट नॉन वायलेंस, क्योंकि इसकी वजह से शांति आ जाएगी. वायलेंस का मतलब क्या होता है? बहुत शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब वायलेंस होता है. तो अगर सब शांत रहेंगे तो ऐसा माहौल नहीं होगा. इट विल फॉस्टर पीस एंड ब्रदरहुड, ये शांति और भाईचारे को बढ़ावा देगी. एज इट विल बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एकदम शानदार ही कुछ होगा, अपने आप में एकदम अनोखा, अद्भुत होगा. ऑल ऑफ द अबाव, ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज इट विल फॉस्टर पीस एंड ब्रदरहुड, ये भाईचारा और शांति को बढ़ावा देगा. बेसिकली स्टूडेंट्स, आप ये हो सकता है सोच रहे हो कि मैम नॉन वायलेंस भी तो हो सकता है, उसको भी, वो भी तो इनिशिएट करेगा, या समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा. तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पर ठहरने के लिए सिर्फ इसलिए कहा गया है मोमेंट विल बी एग्जॉटिक, सिर्फ इस बात का मतलब है कि वो मोमेंट, उस पल के बारे में बात हो रही है कि वो इतना खास क्यों होगा. इसलिए क्योंकि वो पल पूरी तरीके से किससे भरा हुआ होगा? शांति और भाईचारे से. इस पल में सब लोग वो शांति महसूस करेंगे और वो भाईचारा महसूस करेंगे जो इस पल के पहले या इस पल के बाद फिर करना शायद संभव नहीं होगा. राइट? इसलिए ये एकदम अनोखा पल रहेगा. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट मोमेंट, सिर्फ एक पल के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, अगर यहाँ पर ये बात की होती कि इस एग्जॉटिक पल के बाद क्या होगा, या इस एग्जॉटिक पल की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा या क्या निकल सकता है, उस केस में शायद ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे. अभी सिर्फ उस मोमेंट के बारे में बात हो रही है. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विदाउट रश विदाउट एंजिन्स, यानी ये जो फ्रेज़ है विदाउट रश विदाउट एंजिन्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर कि रश और एंजिन्स के बिना इसका मतलब क्या है. ऑप्शंस देखते हैं. ए, प्रेजेंटली एवरीवन सीम्स टू बी इन अ हरी, कि अभी ऐसा लगता है कि सब लोग किसी न किसी जल्दबाजी में, अरे यहाँ जाना, अरे यहाँ जाना, अरे नहीं नहीं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है. सब लोग एक अजीब सी ही जल्दीबाजी में रहते हैं. बी, मैड नॉइज ऑफ engines कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ये जो engines हैं बेसिकली मशीन्स के बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई भी मशीन्स हो, तो व्हीकल से और इन सब से जो आवाज़ें आती हैं वो ये engines दर्शाते हैं. तो रश के बारे में यहाँ बता दिया, engines के बारे में यहाँ बता दिया. देन एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज़ टू फॉर मटीरियल्स गेन्स. तो यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ जो मटीरियल गेन, मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती हैं जो पैसे से ख़रीदी जा सकें. जैसे इमोशंस जो होते हैं वो मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकते, लेकिन आपने ये पेन ख़रीदा, अब मान लीजिए जो पेन ख़रीदा है तो उसके पैसे दिए जा सकते हैं ना, कि भाई 100 रुपये में मान लीजिए पेन आ गया, तो ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई. लेकिन जब मैं ये पेन किसी को गिफ्ट देती हूँ और उस व्यक्ति के लिए ये गिफ्ट सिर्फ पैसे से ख़रीदा हुआ गिफ्ट नहीं है, उसके लिए ये एक इमोशंस हैं कि मुझे मेरे फेवरेट पर्सन ने ये गिफ्ट किया है, मुझे मेरी बहन ने या मुझे दीदी ने, मम्मी ने ये पेन गिफ्ट किया है, तो मेरे लिए बहुत ख़ास है. तब उसकी कीमत पैसों में नहीं लगाई जाती, इमोशंस में लगाई जाती है. उस केस में सेम यही पेन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कीमती लेकिन मटेरियलिस्टिक नहीं रहता. राइट? तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के फ़ायदों में सब कोई काम करने की हड़बड़ी इस हिसाब से कर रहा है कि उसको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों का फ़ायदा हो सके, उसी में हड़बड़ी है. और जो ऑप्शन डी है वो है ऑल ऑफ द अबाव, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन. जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑल ऑफ द अबाव. हम इन सभी में लगे हुए हैं, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, व्हीकल्स में इधर से उधर जा रहे हैं, जो इसकी नॉइज़ेज़ हैं, इसके अलावा सब मटेरियलिस्टिक गेन्स के अंदर लगे हुए हैं. ये तीनों ही तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द स्टेंजा. यानी ये यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इस स्टेंजा में, अब हम उस लाइन को देख लेते हैं, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले कौन सी
पोएटिक डिवाइस को आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए ऑलिट्रेशन। तो अगर ऑलिट्रेशन इसमें है तब तो वही आंसर हो गया, अगर वो नहीं हुआ तब हम दूसरी पोएटिक डिवाइस पे विचार करेंगे। तो देखिए स से शुरू करते हैं, स और स्ट्रेंजनेस। अरे वाह, ये तो दोनों ही स और स आ गए हैं। तो यहाँ क्या हुआ, स्ट्रेंजनेस। तो सडन स्ट्रेंजनेस, तो यानी ऑलिट्रेशन जो है हमारा सही आंसर होगा। एंड येस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली नहीं हो सकता। इसके अलावा स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर आपको एक और ऑप्शन दिया गया होता ई, और वो ऑप्शन क्या होता, कॉन्सोनेंस। वो ऑप्शन आपको दिया रहता कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते, उस केस के अंदर कॉन्सोनेंस ही आता, उस केस में कॉन्सोनेंस ही आता। क्यों, क्योंकि ये सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर सडन में भी स है, स्ट्रेंजनेस में स्ट्रेंज में भी स है, और नेस लास्ट का भी वो स ही आता है, राइट। तो ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। ये देखिए सडन, स और स्ट्रेंजनेस। यहाँ पर चूंकि ऑलिट्रेशन में हम हमेशा वर्ड के पहले लेटर का ही साउंड देखते हैं, वो हमने देखा, लेकिन यहाँ पर इधर भी स आ रहा है। और कॉन्सोनेंस के अंदर ये नियम नहीं है कि सिर्फ शब्द का पहला लेटर ही होना चाहिए, कोई सा भी लेटर हो सकता है, वो दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट कोई सा भी हो सकता है। उस केस में ये रेपिटेशन देखिए 3 बार हो रहा है, 3 बार स आ रहा है, तो उस केस में कॉन्सोनेंस होगा। लेकिन क्या हमें ऑप्शंस में कॉन्सोनेंस दिया हुआ था? जी नहीं, नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम ऑलिट्रेशन पर जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज, डज द पोएट प्रोपोगेट टोटल इनएक्टिविटी व्हेन ही सेज विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो ये जब हम पोएट ने बोला विदाउट रश विदाउट इंजन, तो क्या ये टोटल इनएक्टिविटी प्रमोट कर रहे थे क्या, कि एकदम कुछ काम होना ही नहीं चाहिए? क्या ऐसी कोई एक्टिविटी के लिए बोल रहे थे? वेल, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं कहा। और इनफैक्ट अपनी पोम में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि टोटल स्टॉप लग जाए, फुल स्टॉप लगने की बात नहीं, सिर्फ ठहराव की बात है ये। No, the poet does not propagate total inactivity, as he himself later states in the poem that he wants people to be silenced to introspect. थोड़ा रुककर, थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा देखें तो सही दाएं बाएं कि हो क्या रहा है। तो आपका दिमाग काम कर रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं, तो एटलीस्ट यू आर एक्टिव, योर ब्रेन इज स्टिल एक्टिव, यू आर एक्टिव। आप खुद कॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे, भाल रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस कुछ काम, वैसे कोई एक्शन नहीं कर रहे कि हाथ पैर जिसमें इस्तेमाल करने हो, ऐसा ही बस कोई काम नहीं कर रहे, रेस्ट यू आर एक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है अच्छे से? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, वाई विल द मोमेंट बी स्ट्रेंज। ये मोमेंट स्ट्रेंज क्यों होगा? ये स्ट्रेंज मोमेंट से रिलेटेड मिलते जुलते कई क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो ये समझ जाइए कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आंसर है, द मोमेंट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इन आवर एवरीडे लाइफ वी डू नॉट हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस और क्वाइट। क्या हमें पूरे दिन में एक सिंगल सेकंड भी ऐसा मिलता है जहां हम थोड़े से चुप हैं? चुप रहने का मतलब ये नहीं कि बस बिना बोले कि इधर से उधर जा रहे हैं। अब कोई ऐसे पागल तो है नहीं ना कि बड़बड़ाता हुआ ही जा रहा है, ऐसे हुआ ठीक है ऐसा तो नहीं होता है ना। चुप तो हम रहते ही हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से चला के चुप रहकर थोड़ी देर बैठ कर और क्या अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, निहारते हैं? नहीं, हम अपने आप को इतना समय देते ही नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए कम से कम रखना चाहिए। अब आप सोचें कि 24 घंटे में सिर्फ 10-15 मिनट भी हम अपने आप को अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम खुद के लिए एक्चुअल में फिर क्या ही कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागा दौड़ी कर रहे हैं और ये सोच कर खुश हैं कि हम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट भी खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज chaos ऑल अराउंड विच विल नॉट बी देयर इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस। हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई है, हर तरफ बहुत भीड़ भाड़ है, हर समय कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक भी पल
सन्नाटे का या एक भी पल शांति का नहीं मिल पाता जहाँ पर हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो। यहाँ जो साइलेंस का जो एक डायरेक्ट कनेक्शन है स्टूडेंट्स, वो रिलैक्सेशन से भी है, एक कंफर्ट जोन हमारा जहाँ पे हम रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया हमारा अगला एक्सट्रैक्ट। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। यानी यहाँ पे बात हो रही है उन फिशरमैन और वो सॉल्ट गैदरर्स की कि उन्हें भी थोड़ा सा समय मिलेगा वेल्स को पकड़ने के लिए, थोड़ी सी शांति होगी कि भाई वेल्स को नहीं पकड़ रहे, और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं उन्हें भी थोड़ा समय मिलेगा कि कम से कम उनके ज़ख्मी हुए हुए हाथ को वो कम से कम देख तो सकें। देखते हैं क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस पर। पहला है What does the poet expect of the fisherman? मतलब फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोएट? To stop going to sea, के समंदर में जाना छोड़ दो। Due to introspection he abandons killing whales, मतलब इंट्रोस्पेक्शन जैसे उसको ये एहसास होगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो वेल्स को मारना छोड़ देगा। Not harm any sea creature, किसी भी जो समुद्री जीव है उसको वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। या टू स्टिल एंड डू नथिंग, कि थोड़ी देर रुका रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ड्यू टू इंट्रोस्पेक्शन ही अबंडेंस किलिंग वेल्स, मतलब वेल्स को मारना छोड़ देगा। क्योंकि किलिंग अ क्रीचर, किलिंग एनी बीइंग इज़ नॉट टू बी सपोर्टेड, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो शायद उसको ये एहसास होगा कि वो इतने समय से आखिर कर क्या रहा है, कितना गलत काम कर रहा है। तो उसको ये जब एहसास होगा तो शायद वो ये काम करने से रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ What figure of speech has been used in the first line of the stanza or in words cold sea? जो cold sea है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस दर्शाती है स्टूडेंट्स? ये दर्शाती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि कोल्ड सी किसको बताया गया है? जमे हुए सी को। तो यहाँ समंदर का ही एक दूसरा नाम है। मैंने एपिथेट और आपको अच्छे से समझाया हुआ है और पोएटिक डिवाइसेस में भी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट में थोड़े से 1-2 वीडियोज़ ऊपर जाइए, आपको पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट किस तरह से कोल्ड सी के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। बाकी यहाँ मैं बता दूँ कि नाउन जो होता है उसका जब मीनिंग ट्रांसफ़र होता है तो उसे ही ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज़ हाउ कीपिंग क्वाइट इज़ गोइंग टू हेल्प द मैन हु वर्क्स एज सॉल्ट गैदरर, यानी कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहने से सॉल्ट गैदरर्स को कैसे सहायता होगी। ऑप्शंस हैं, ही विल गेट टाइम टू टेक केयर ऑफ हिज वुंडेड हैंड्स। वुंडेड का मतलब होता है ज़ख्मी, वुंडेड का मतलब होता है ज़ख्मी, तो उसे थोड़ा टाइम मिलेगा कि वो अपने ज़ख्मी हाथों को थोड़ा सा उस पर ध्यान रख सके, उस पर मरहम लगा सके, राइट। नेक्स्ट है, ही विल नॉट वर्क एज सॉल्ट गैदरर, वो सॉल्ट गैदरर की तरह काम करना छोड़ देगा। ही विल इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ वर्क ही डज, वो इस चीज़ पर विचार करेगा कि वो किस तरीके का काम कर रहा है। और आखिर में है नन ऑफ द अबाव, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल होगा, उसे थोड़ा समय मिलेगा ये देखने का कि आखिर उसके हाथों पर कितनी चोट लगी है, वो कितना ज़ख्मी है, और कम से कम वो अपने हाथों पर रियलाइज़ तो करेगा कि अरे वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुका है, कम से कम मरहम लगाने का समय तो मिलेगा। अदरवाइज़ जो सॉल्ट गैदरर्स होते हैं उन्हें शायद उतना समय भी नहीं मिल पाता कि अपने खुद के ज़ख्मों को देख सकें या उसका इलाज कर सकें। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। माइनिंग कोल, यानी कोल माइनिंग होती है ना बेसिकली, तो ये अगर ऐसा है तो कलेक्टिंग क्या, इस पोम में कलेक्ट क्या किया जा रहा है? हीरे। वेल यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है सॉल्ट, तो सॉल्ट कलेक्टिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। What does the expression hurt hands imply? ये जो hurt hands या चोटिल हुए हाथ जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? Destruction that humans have caused to themselves, मतलब वो नुकसान जो इंसान अपने आप को पहुंचा रहा है। Destruction caused to environment in pursuit of man's selfish need, वो डिस्ट्रक्शन, वो नुकसान जो अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान प्रकृति को पहुंचा रहा है। सी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, इनमें से कोई भी नहीं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
बोथ ए एंड बी के इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा काम करने का क्या ही फ़ायदा कि जो सबको नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहा हो। कौन सी नीड्स और कौन सी रिक्वायरमेंट्स इससे पूरी हो रही हैं जब इतना खुद को इतना ज़ख्मी कर दिया और नेचर को भी इतना नुकसान पहुंचा दिया। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज। किस तरीके की टोन है स्टूडेंट्स? टोन के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ये टोन बिल्कुल होपफुल और एकदम पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है एकदम पॉजिटिव, कहीं से भी ये हताश निराश नहीं है। इनफैक्ट एक पूरी उम्मीद, एक नया भरोसा, पूरी आशा, होपफुल यानी पूरी आशा सहित और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये पूरी बातें लिख रहे हैं पाब्लो नेरूदा। और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी सारी बातें सामने रखी हैं ताकि हम भी उसे पॉजिटिवली ही समझ पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? और अगर डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और इसी के साथ हमारा ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। होपफुली सब आपको क्लियर है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके। और कैसी लगी आपको ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट कर आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यहाँ क्लास 6 से 12 तक के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए मिलते हैं आपको ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्सेज़ भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है स्टूडेंट्स, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो फ्री एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसका फ़ायदा भरपूर उठाइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे ई नोट्स और ई बुक्स पे। ई नोट्स और ई बुक्स जो है स्टूडेंट्स वो आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप उन्हें कैसे पा सकते हैं। राइट, अब ई नोट्स की मैं एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है वो बता दूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकदम बढ़िया तरीके से रेडी कर देते हैं, एकदम फुल्ली प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आप दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। यहाँ पर हमें ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको चैनल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी, चाहे वो लाइव से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, टाइम टेबल से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, सारी डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आखिर में एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, डाउट होने पर पूछ लें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखें स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।